जा रहे हैं। कल विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण इलाके में शुरू होगी। दरअसल इस योजना के जरिए अलग अलग जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो और जो किसी एक योजना का लाभ ले चुके हैं कैसे और आगे किसी दूसरी योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर उस योजना में कोई दूसरा चरण है उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा में देखिए 50,000 पहले लोन मिलता है, उसके बाद 5 लाख तक लोन मिलता है, 10 लाख तक लोन मिलता है। इसी तरह तमाम योजनाओं में अलग अलग चरणों में अलग अलग लाभ है। तो कैसे कोई व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ ले सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है पात्र व्यक्ति, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। और इस तरह के जब स्टॉल लगाए जाते हैं बड़े स्तर पर, उसमें अधिकारियों की भागीदारी होती है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है, तब हम देखते हैं कि उसका अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचता है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि पात्र व्यक्ति योजनाओं के बारे में सही तरीके से जान पाए, उसके लाभों के बारे में जान पाए, कैसे उस योजना से फायदा उठाया जा सकता है उस बारे में जान पाए, और पूरी प्रक्रिया कैसे सरल हो, कैसे ऑनलाइन हो, उस तरफ हमने देखा है कि मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। आयुष्मान भारत में अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो एक मोबाइल के जरिए वो अपने नाम को देख सकता है, लाभार्थी सूची में उसमें एनरोल कर सकता है। इस तरह से हमने देखा है कि तकनीक का उपयोग से किस तरह से लाभार्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिले, उस तरफ मोदी सरकार आगे बढ़ी है। और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस तरह के अभियान चलाकर ब्लॉक स्तर पर, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं वैन निकाली जा रही है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे तमाम अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। तो आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस स्टॉल पर है, उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं तो वो वहां पर बैठे हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। हमने आयुष्मान के जो लाभार्थी हैं उनसे देखा, प्रधानमंत्री ने बातचीत की, स्वनिधि योजना के लाभार्थी से बात की। तो इस तरह से तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरह से आगे बढ़ रहा है भारत। और उसमें हम जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक जो उद्देश्य है कि 2047 तक जो भारत को विकसित बनाना और इन योजनाओं के जरिए 100% संतृप्तता हासिल करनी है, यानी 100% लाभार्थियों तक पहुंचना है। उसके लिए एक व्यापक जानकारी का एक अभियान है जिसकी शुरुआत आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, और खासतौर से जैसे आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, तो जो फ्री मुफ्त गैस कनेक्शन जो हैं वो महिलाओं को यहाँ दिए गए, ये दर्शाता हुआ कि कैसे जो महिलाएं हैं उनको सुविधा देना, उनके लिए अधिकारों की बात करना, वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता में रखा गया है। और खासतौर से तमाम योजनाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ाव सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि गैस कनेक्शन अगर दिए जा रहे हैं तो शायद महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनकी कम होंगी। आयुष्मान कार्ड जो है उनको वो दिया जा रहा है जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। तो कोशिश यही कि तमाम योजनाओं का सामंजस्य जो है वो बेहतर हो सके और इसका लाभ लाभार्थी को, हर एक नागरिक को मिल सके। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं की ये खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि जब किसी योजना की परिकल्पना की जाती है तो कैसे वो जमीनी स्तर पर लागू हो और कैसे उसका अगला चरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित हो। उज्ज्वला योजना इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है। जब सबसे पहले 2014 के बाद ये योजना शुरू की गई थी, जो तय टारगेट था तय समय से पहले पूरा किया गया। फिर उज्ज्वला योजना के विस्तार यानी उज्ज्वला योजना 2 की बात आई, उसमें उस टारगेट को हम जाकर देख रहे हैं कि 8 करोड़ तक ले जाया गया। और उसके बाद हाल में ही हमने देखा कि जो बाकी बचे जो लाभार्थी हैं उसमें कुछ लाभार्थी का जो मानक है उसे और दायरा बढ़ाते हुए ऐसे 100% लोग, यानी कोई ऐसा ना बचे जिसके घर में सिलेंडर न हो, ये सुनिश्चित करते हुए इस योजना का दायरा आगे बढ़ाया गया। और हम देख रहे हैं कि चरणवार तरीके से ये योजना चली है और तय समय से पहले उसमें टारगेट को अचीव किया गया। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ये भी चाहती है कि रिफिलिंग यानी उज्ज्वला लाभार्थी न केवल गैस सिलेंडर खरीदें बल्कि नियमित तौर पर उसका इस्तेमाल करें। इसलिए उनको अलग से छूट की 200 रुपये प्रति सिलेंडर अलग से छूट दी जाती है सब्सिडी में। आप जानते हैं कि जो आम लाभार्थी है उनसे ज्यादा फायदा उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर दोबारा भराने पर मिलता है। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब से आजादी मिली है ये सुनिश्चित किया गया है कि जो गरीब है, जो उतने सक्षम नहीं है,
उनको ज्यादा राहत, उनको कम पैसे पर गैस सिलेंडर मुहैया। और हम जानते हैं कि दुनिया में उज्ज्वला योजना एक अपने आप में सफलता का उदाहरण बनी है। तो इस तरह से हमने देखा है कि तमाम योजनाएं, पीएम आवास योजना में देखें, पीएम आवास योजना शहरी हो या पीएम आवास योजना ग्रामीण हो, सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बीते 9 वर्षों में आप कह सकते हैं कि 10 वर्षों में जो आप देखें कि आवास की जो संख्या है वो अगर बीते उससे पहले के 20 वर्षों 30 वर्षों को मिला दे उससे संख्या ज्यादा है। तो दिखाता है कि न केवल स्पीड बढ़ाई गई है, पारदर्शिता बढ़ाई गई है और तकनीक का इस्तेमाल, मोदी सरकार की एक खूबी है कि वो तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई। उसका कल्याणकारी योजनाओं में कितना फायदा हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तमाम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में तकनीक का फायदा हो रहा है, चाहे वो आधार के जरिए सीधे नकद हस्तांतरण की बात हो या फिर पीएम आवास योजना में तमाम फायदे की बात हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उन योजनाओं में जमीनी स्तर पर 100% लाभ मिले वो सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। और ये तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति जो इच्छुक है, जो पात्र है, उस तक जानकारी हो कि वो उन योजनाओं का लाभ ले सकता है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो गरीब हो या फिर कोई पात्र व्यक्ति अगर आयुष्मान कार्ड के जरिए कोई इलाज कराना चाहता है। हम जानते हैं कि 5 लाख तक के इलाज की छूट है, या फिर वो स्वनिधि योजना का फायदा उठाना चाहता है या कोई अपना छोटा उद्यम करना चाहता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो शहरी इलाकों के, जो शहरी में अगर देखें, शहरी इलाकों में जो तमाम काम हुए हैं, जैसे पानी के जो सीवेज प्लांट है वो किस तरह से बेहतर किया गया है, कैसे लाइटिंग बेहतर की गई है, कैसे 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की गई है, इन सब का भी जिक्र होता है। दरअसल देश को आगे बढ़ाने में तमाम कल्याणकारी योजनाओं के साथ जो आधारभूत योजनाएं हैं वो किस तरह से आगे बढ़ी है उसको भी यहाँ पर स्टॉल पे दर्शाया गया है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज हम शहरी यहाँ पर स्टॉल देख रहे हैं, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा है मोदी सरकार की, और साथ ही साथ किस तरह से वाराणसी आगे बढ़ रहा है, किस तरह से स्मार्ट सिटी आगे बढ़ रहा है, किस तरह से PSR के जरिए जो कुछ स्कूलों का कायाकल्प किया गया है, उन सबका भी यहाँ पर एक मॉडल रखा गया है। जी शैलेंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है कि जो विकास है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए और इजी ऑफ लिविंग पे उनका फोकस भी हमें नजर आता है। यानी जो जीवन यापन को आसान बनाने की जो बात है इन योजनाओं के जरिए वो कैसे हो सकती है, पिछले 9 सालों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इन योजनाओं का क्रियान्वयन रहता है। और खासतौर से जो वाराणसी का प्रधानमंत्री का ये दौरा है जिसमें माना जा रहा है करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली जो विभिन्न विकास की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक जो बदलाव है वो नजर आ रहा है। और ये बदलाव किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में, जैसा आप बता रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, जो कि लगातार आयोजित की जा रही है, उसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में आज का ये जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण, और आने वाले समय को अगर देखा जाए, जो स्मार्ट सिटी का आपने जिक्र किया था, उसके तहत कोशिश यही है कि हर गाँव जो है, हर शहर जो है, उनके बीच के अंतर को शायद हम खत्म कर पाएं। जो सुविधाएं रहती हैं, मूलभूत सुविधाओं की जो कमी रहती थी, अभाव रहता था और कहीं ना कहीं अनदेखी जो की जाती थी, वो अनदेखी अब ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर आप 2014 के पहले शहरों को देखें और 2014 के बाद शहरों के विकास के क्रम को देखें। अगर हम काशी की बात करें, बनारस की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 2014 से पहले जब हम यहाँ आते थे बेतरतीब बिजली के तार लटकते हुए दिखाई देते थे। आज काशी के एक बड़े इलाके में तार अंडरग्राउंड हो गए हैं, सड़कें साफ सुथरी हैं, एक तरफ से कहें कि एक कायाकल्प नजर आता है। लेकिन ये सिर्फ कायाकल्प सिर्फ आर्थिक विकास में ही नजर नहीं आता। आज हम देखते हैं कि आप देखें कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ी है, आज BHU में आप देखें कि सुविधाओं का विस्तार हुआ है, आर्थिक ढांचा तो निश्चित तौर पर आप देखें सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया गया है कि वाराणसी और उसके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसे बेहतर हो। तो बुजुर्गों के लिए ज्यादा अवसर पैदा करने की योजनाएं चलाई गई हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं उनको कैसे अवसर मिले, क्योंकि विकास का अंतिम लक्ष्य ये है कि कैसे
अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जाए, उन योजनाओं पर बहुत फोकस किया गया है। उसे समग्र विकास की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है और वाराणसी उसे एक मॉडल के तौर पर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं और निश्चित तौर पर जानते हैं कि वो जब भी मौका मिलता है अपने संसदीय क्षेत्र आते रहते हैं। और आज जब वो संसदीय अपने क्षेत्र आए हैं 2 दिन के दौरे पर, खासतौर पर 5 राज्यों में, जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत जबरदस्त जीत हासिल हुई है, उसके बाद वो एक उत्साह भी यहाँ न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं बल्कि आम जनता में दिखाई दिया। जब हमने सुबह तमाम लोगों से बात की, बहुत आह्लादित थे, बहुत उत्सुक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम लाभार्थी, इस वक्त जो छात्राएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रही हैं। तो इस तरह के जो अवसर, अपने सांसद से मिलने का अवसर, अपने प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर, प्रधानमंत्री कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते या हर संभव प्रयास करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता से सीधे कनेक्ट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से कनेक्ट हो पाए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जितना हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आते रहते हैं। और आज का दिन बेहद खास, जब 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री आए हैं, लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो नगरीय है, यहाँ तमाम जो स्टॉल है वहां पर जो लोग बैठे हैं उनसे उन्होंने बात की, लाभार्थियों से बात की, जाना, उनका फीडबैक लिया। तो सीधे संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास करते हैं और यही उनकी खासियत है। हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आप उनकी जब भी कोई सर्वे आता है तो वो रेटिंग बढ़ती हुई नजर आती है। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं, जितना संभव हो सकता है लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की राय लेते हैं और तब वो दुनिया के आज के आप देखें कई वर्षों से सबसे लोकप्रिय नेता है। बिल्कुल, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 2 दिवसीय वाराणसी की यात्रा पर हैं। वहां पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उन्होंने अलग अलग योजनाओं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, पीएम स्वनिधि योजना की बात करें या पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में उन्होंने बातचीत की, लोगों से भी जाना किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वहाँ हो रहा है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल हरकेश बहादुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरकेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इसके पश्चात हम देखेंगे जो दूसरा कार्यक्रम है आज का प्रधानमंत्री का, काशी तमिल संगमम 2023 जो है, उसके लिए किस तरह की अब जो तैयारियां हैं वो क्योंकि अब पूर्ण हो चुकी हैं और हमने देखा था कि तमिलनाडु से भी जो छात्रों का जत्था था वो पहुंचा था। देखिए मुकुल, जो काशी तमिल संगमम है एक इतना सुनहरा के लोगों को काशी से जुड़ने के लिए और काशी के लोगों को जानने के लिए तमिलनाडु के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी विरासत के बारे में जी। और काशी की एक खासियत है मुकुल कि जो यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है, काशी अपना लेता है। तो ऐसे कई मुहल्ले भी हैं जो गंगा के किनारे, घाट के किनारे, जैसे हनुमान घाट एक जगह है शिवाला के पास, और शिवाला चूंकि बड़ा घाट है, नाम है काफी, हनुमान घाट का नाम है। वहां पे तमिल जो मूल के लोग हैं वो वहां पे रहते हैं तमिलनाडु के जी। और सुब्रमण्यम भारती जी का आवास जहाँ पे सुब्रमण्यम भारती जी आके रहे थे वो, तो जो हमारे और सुब्रमण्यम भारती जी चूंकि वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया था, मालवीय जी के सानिध्य में भी आए थे। तो ये बहुत पुराना हमारा रिश्ता है। और अभी जो तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं उनकी एक सोच है काशी के बारे में कि काशी में पूरे जीवन में एक बार काशी आना है, विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। और जिस तरह यहाँ काशी पेश्वर, उसी तरफ यहाँ रामेश्वर है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका भी आप में एक है। और जो प्रधानमंत्री की सोच है उसकी एक भारत श्रेष्ठ भारत सोच को आगे बढ़ाते हुए यह काशी तमिल संगमम का आयोजन, क्योंकि पिछली बार हुआ था, यह भी चला था इसी महीने में, उनके यहाँ यह पवित्र महीना माना जाता है। और उस समय वो मार्गशीर्ष के इस महीने में वो आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के। हरकेश, मान सकते हैं क्योंकि जो एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है दोनों ही नगरी का, फिर चाहे वाराणसी की हम बात, काशी की हम बात करें या फिर तमिलनाडु की बात की जाए, तो अब प्रयास इस संगमम के जरिए यही है कि जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है ये वहां की नगरी तक ही सीमित ना हो, पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो इनके महत्व को जान सके, समझ सके। जी मुकुल, देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछली बार जो आयोजन किया था उस आयोजन की स्थली जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर था, लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया है वो नमो घाट है। और नमो घाट जो वाराणसी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच जो विकास की सोच है, विकास के साथ विरासत की जो सोच है वो उस सोच को लिए हुए नमो घाट बना है। और जो इस बार जो अभी जो आपने बताया कि छात्र युवा आए,
तो एक इतना बढ़िया IRCTC ने एक प्लान बनाया हुआ है जी। तो छात्र आएंगे, पहले सुबह के समय यहाँ पे अगर आएंगे, फिर सुबह गंगा स्नान करने के पश्चात वो लोग काल भैरव जाते हैं, फिर काशी विश्वनाथ धाम जाते हैं, वहीं पर उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती है। उसके बाद जो अगला चरण है वो आज प्रधानमंत्री आए हैं उद्घाटन करने के लिए। तो ये जो काशी से इस बार जो ग्रुप आया है वो ग्रुप जो है प्रधानमंत्री के सामने मौजूद रहेगा और एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री की किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप बात बता रहे थे कि प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों से संवाद करके डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, जी। इस तरह ये जो उद्घाटन करेंगे वो आप समझिए कि काशी तमिल संगमम निश्चित रूप से संगम का कार्य करेगा कि वो तमिलनाडु के लोगों को, जो युवा और छात्र वहां पे हैं, उनको एड्रेस करेंगे। तो वो केवल काशी में जो बैठे हैं वो ही नहीं सुनेंगे, जो तमिलनाडु में लोग हैं वो भी सुनेंगे। और मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं कि पिछली बार जब हम लोग जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, चाहे वो हनुमान घाट हो चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, जितने लोग आते थे वो अगर धन्यवाद करते थे तो केवल नहीं, एक मोदी जी को, एक योगी जी को और एक IRCTC को। ये जो काशी तमिल संगमम है, सोचिए कितना बड़ा संगम का रूप कि आप हम गंगा माँ का जो स्वरूप है, जो तमिलनाडु की नदी हैं, उनके बारे में जो चर्चा करते हैं, जो तमिलनाडु के विद्वान से हम लोग बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से गंगा का महत्व है उनके लिए, किस तरह से काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का महत्व है। तो जब उन लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है तो उनकी एक चाह जो जीवन की है कि हम काशी के धाम जाएं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, तो ये जीवन का ही एक संगम आप इसको कह सकते हैं मुकुल, कि वो उस भाव से जो काशी तमिल संगमम में लोग आ रहे हैं और जाकर जो उन लोगों ने पिछली बार के अपने अनुभव को साझा किया है लोगों से, तो इस बार जो चूंकि यहाँ पे एक तमिल मूल के हैं के वेंकट रमन खनपाठी जी, जो काशी विश्वनाथ धाम के जो ट्रस्ट है उसके सदस्य भी हैं, उन्होंने जब उनसे इस बार के काशी तमिल संगमम के बारे में हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास तमिलनाडु के गांव-गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम काशी तमिल के संगमम के माध्यम से काशी आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जानकारी भी साझा की गई थी सरकार द्वारा। करीब 42,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किया था कि वो इस काशी तमिल संगमम से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 17 से 30 दिसंबर तक वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जैसे आप बता रहे थे कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं तमाम, उनकी जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दी जा रही है, और इन तस्वीरों में भी हमने देखा कि ना सिर्फ बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, युवा की हम बात करें, उनसे भी जानकारी लेते हुए अलग अलग योजना के बारे में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो फोकस है, प्रधानमंत्री खुद इस बात पे जोर देते हैं कि जो हमारे खासतौर से जो अमृत विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं, उसके जो 4 स्तंभ हैं उन पर हमें और ध्यान देना होगा, उन पर हमें ज्यादा जोर देना होगा, और उसी के तहत इन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है कैसे ये काम कर रही है उसके बारे में यहाँ जानकारी लेते नजर आए प्रधानमंत्री। कि किसी योजना की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है और केवल सरकारी प्रयास से किसी योजना को जमीनी स्तर पर बेहद सफल नहीं किया जा सकता, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं। और यही वजह है कि वो जन भागीदारी पर जोर देते हैं, लोगों की भागीदारी पर जोर देते हैं। और हमने देखा इस तरह के जब कार्यक्रमों की संकल्पना होती है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहां पर ब्लॉक स्तर पर या गांव स्तर पर जब स्टॉल लगते हैं, तमाम विभागों को लेकर एक साथ होते हैं, तो जानकारी बढ़ती है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। और जब किसी कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, पारदर्शिता होती है, एक अच्छी मॉनिटरिंग होती है, सक्षम नेतृत्व होता है, तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं उज्ज्वला जैसी सफलता सामने आती है, हम देखते हैं PM आवास योजना जैसी सफलता सामने आती है। और इन योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संवाद से वो फीडबैक, जो जरूरी फीडबैक है, वो भी समय समय पर जाता है। इससे आगे के चरणों में और कुछ क्या बेहतर किया जा सकता है। तो हम इसका एक बेहतर उदाहरण, एक बेहतरीन उदाहरण हम देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, जब इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है गांव-गांव, नगर-नगर, और उस योजनाओं में कैसे लोग तक फायदा उठा सकते हैं, उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और इसके तहत
2000 हम जानते हैं 47 तक किस तरह से देश को विकसित बनाना है, एक विकसित भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है। उसमें जनता और युवा की भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं में एक उत्साह का माहौल बहुत जरूरी है। युवाओं में वो भरोसा बहुत जरूरी है कि हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम वो होता हुआ देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आर.के. बहादुर काशी तमिल संगमम की बात कर रहे थे, विविधता में एकता हमारे भारत की विरासत है। हर राज्य में कुछ खूबियां हैं, हर राज्य से एक दूसरे राज्य सीख सकते हैं और संस्कृति हमारी ऐसी है कि एक दूसरे जो राज्य की संस्कृति है वो आगे बढ़ाती है। तो वो एक काशी तमिल संगमम जिससे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे राज्यों के बारे में जान पाए, वहाँ की संस्कृति के बारे में जान पाए, वहाँ के खान पान के बारे में जान पाए, क्योंकि यही हमारी ताकत है और हम जानते हैं कि उसे आगे बढ़ाने का काम इसके जरिए किया जा रहा है। ये दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण में हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर एक भागीदारी हुई थी और उसको उम्मीद है कि उससे भी आगे बढ़ाता हुआ ये दूसरा संस्करण नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर इस 2 दिन के दौरे में हम देखेंगे कि एक तरफ हम संस्कृति की बात करेंगे, एक तरफ काशी के कुटीर जो उद्योग है उनकी बात करेंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं तो किस तरह से उन योजनाओं का फायदा लेते हुए लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, कैसे लोग अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, कैसे अपने सपने को साकार करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, कैसे महिलाएं जुए से आजादी मिली है महिलाओं को, कैसे वो अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उसके तमाम उदाहरण आप इन विकसित भारत संकल्प यात्राओं में देख सकते हैं। इस स्टॉल में हमने तमाम लोगों से बात की जिन्होंने इस बारे में जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती है कि कैसे भारत बदल रहा है एक सुखद बदलाव की तरफ, एक उस यात्रा की तरफ जो विकसित भारत की तरफ जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को दिखाती हैं कि कैसे लोगों के सहयोग से, कैसे जनता के सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे जनता के सहयोग से कठिन चुनौती हासिल की जा सकती है, कैसे एक सक्षम नेतृत्व लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है और कठिन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इन तस्वीरों में भी ये दिखता है और हम जानते हैं कि 2 दिनों में तमाम कार्यक्रमों को देखेंगे। तकरीबन 19,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजना है जिसकी सौगात काशी की जनता को इस मिलने वाली है, उसमें टीवीएस प्लांट है, काशी में तमाम परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं दरअसल काशी के उसके आसपास के विकास को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगी। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि किस तरह से जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और उसका फायदा न केवल आम लोगों को हो रहा है बल्कि अंतिम मैदान पर खड़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण और ये कोशिश लगातार रही है मोदी सरकार की। फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी यहाँ मुखातिब होते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हर वर्ग में प्रधानमंत्री को लेकर एक अलग उत्साह है और वहीं इन छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं उनसे भी बातचीत करते हुए और जानकारी लेते हुए उनकी कक्षा में जो अलग अलग ज्ञानवर्धक आकृतियां हैं या फिर जो और पोस्टर्स लगाए गए हैं वो किससे संबंधित हैं, किस बारे में हैं, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल यहाँ लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग कक्षाओं की जब बात की जाती है और ख़ासतौर से नौनिहाल जो कि देश का भविष्य है वो कैसे देखिए अपना योगदान दे सकते हैं या किस तरीके से उनको और सशक्त बनाया जा रहा है, ये अपने आप में दर्शाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों के साथ संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए इनके बीच में यहाँ पहुँचे हैं। और जो ख़ासतौर से उम्रदराज हैं, जो बड़े हैं, युवा हैं, उनमें तो एक अलग उत्साह और जोश नज़र आता ही है। साथ ही आप इन बच्चों को भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर वो भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हमारे दोनों संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अभी शैलेंद्र ने बताया कि ना सिर्फ जो काशी तमिल संगमम की हम बात करें बल्कि इससे इतर जो खासतौर से जब काशी के विकास को हम देखते हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है किस गति से आगे बढ़ा है और अब भी ना सिर्फ जो अलग अलग योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री करेंगे काशी के लिए। देखिए मुकुल, मैं शैलेंद्र की बात से ही आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री देख रहे थे, छोटे छोटे नौनिहालों से मिल रहे थे और बच्चों से बात कर रहे थे, तो 2 योजनाएं जो धरती पर आप जमीनी हकीकत कह रही हैं, अगर काशी में आप आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो नंद घर बने, जो नौनिहाल हैं छोटे, उनके
भोजन पोषण के लिए आंगनवाड़ी कर्त्रियां जो है काम करती हैं, उनको अक्षर बोध कराती हैं। तो दोनों ही शिक्षा की शुरुआत और उनके जो पोषण का पूरा ख्याल रखने का कार्य नंदघर करता है। और आपको मैं बताऊं कि जो यहाँ पर मॉडल रखा गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए, इतना खूबसूरत नंदघर बना है। और इसी तरह के मेरे एक साथी आए थे यहाँ पर देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जहाँ बरकी में कल प्रधानमंत्री रैली करेंगे उसके पास ही उनका गांव है, तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो कोनो गांव है नहीं बचल जहाँ नंदघर नहीं हो। ये भाषा थी लोगों की। और उसी तरह जो निपुण भारत अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री ने अभी उसमें बच्चों से बात की, तो जो बच्चों को बनाने का प्रयास है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक हिंदी के कितने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, 1 मिनट में कितनी शब्द वो उच्चारित कर सकते हैं, जोड़ गुणा घटाना भाग का जो है उनको जानकारी होनी चाहिए। और अभी प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत योजना जो स्टॉल है वहां गए, उन्होंने अभी जो 2 योजनाएं हैं, एक काशी दर्शन वह योजना है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से अगर आप काशी आते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से उन जगहों पे जहां टिकट की व्यवस्था है वो पहले से ही आप बुक करा सकते हैं, जिससे आपका समय खर्च नहीं होगा और आप आसानी से बिना किसी असुविधा के आप काशी के दर्शन कर सकते हैं उन स्थानों के। जैसे अगर आपको आरती में जाना है काशी विश्वनाथ धाम में तो आप वो बुक कर सकते हैं। अगर आपको सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो देखना है तो वहां आके आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप म्यूजियम में जाना चाहते हैं तो वहां की बुकिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ही एक लाइट एंड साउंड शो का तो उद्घाटन किया ही था। मानसिंह महल में भी एक शो है, उसका उद्घाटन किया था। वहां पर भी टिकट लगता है और बहुत अच्छा शो है, काशी के बारे में जानकारी देते हैं। वहां भी अगर आप जाते हैं तो एक बार में ही काशी के जितने दर्शनीय स्थल हैं वहां पर आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पर आने पर आपको कोई असुविधा नहीं होगी। एक तो काशी दर्शन के नाम से यह लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। दूसरा एक पोर्टल स्मार्ट सिटी मिशन ने लॉन्च कराया है जिसका नाम है kashi.gov.in। ये पोर्टल है जो काशी के बारे में जानकारी देगा, काशी के इतिहास के बारे में, काशी के विरासत के बारे में जानकारी देगा। और इस जो जानकारी है ये 150 भाषाओं में मौजूद है। तो ये बहुत ही जो अभी हम लोग मान सकते हैं जो काशी है विकास का मॉडल बनके बाकी राज्य जो हैं, बाकी शहर हैं, उनके लिए भी एक उदाहरण बनकर उभर कह सकते हैं कि काशी जो है अब इस तरह की जो जमीनी हकीकत पर इतनी योजनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। निपुण भारत अभियान हो, नंदघर हो, या फिर जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उस पर जो है काशी में रिकॉर्ड बनाया है काशी ने, और उसकी हम रिपोर्ट हम लोगों ने दूरदर्शन पर दिखाई थी। तो इसी तरह जो यहाँ पर जो अभी शैलेंद्र भी कह रहे थे, किसी सरकार की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई योजना हो अगर उसको आपको जमीनी हकीकत देनी है तो मॉनिटरिंग, और ये जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, इनका जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि जो भी कर्मचारी हैं और जो सहभागी शैलेंद्र कह रहे थे उससे जो में जागरूक विकसित बिल्कुल हरकेश लगातार जो प्रयास हैं वो हमें यहाँ सफल होते नजर आ रहे हैं। कैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत न सिर्फ योजनाओं की जानकारी बल्कि कैसे विकास को हम गति दे सकते हैं, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनसे जानकारी लेते हुए निपुण भारत के तहत शैलेंद्र के पास दोबारा यहाँ चलते हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। निपुण भारत अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं उसके तहत बच्चों को और न सिर्फ शिक्षा दी जा रही है बल्कि आज के समय कि तकनीकी रूप से भी आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में ही बच्चे जो हैं उनको जानकारी भी दी जा रही है और अलग अलग मॉडल जो हैं वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। जो बच्चे बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके बारे में भी देखिए, निश्चित तौर पर मोदी सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रामीण इलाकों में मिल सके, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में आर्थिक तौर पर देखें तो बिल्डिंग जो है उनका कायाकल्प किया गया है। अब स्कूल भवन सुंदर रहते हैं और वहाँ के वातावरण काफी बेहतर रहता है।
स्कूलों में पढ़ाई सुनिश्चित हो, इसके लिए तमाम प्रयोग किए गए और उसका एक असर दिखता है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों के साथ, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं और कितने उत्साह से ये बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पास, अपने कितने नजदीक पाकर खुश हैं, अभिभूत हैं और उनसे जानकारी साझा कर रहे हैं या जो कुछ उन्होंने अभी तक सीखा है उस बारे में बता रहे हैं। तो दरअसल मोदी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि न केवल बड़े बड़े शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो और कोई बच्चा वंचित न रह जाए पढ़ाई से। उसके लिए एक तरह से देखें तमाम प्रयोग किए गए, अभियान को आगे बढ़ाया गया और ये उदाहरण है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं निकल रही हैं, पढ़ाई लिखाई में हो, हम खेल कूद में देखते हैं कि किस तरह से तमाम ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाएं अलग अलग सामने आई है। वो सतत प्रयास का एक नतीजा है और एक बड़ा बदलाव दिखता है। एक बदलाव हमें आप देखें पढ़ाई लिखाई का, चाहे वो स्तर हो। आज हम एक महिला से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि एक मोदी सरकार ने की ये योजनाओं का नतीजा है या जिस तरह से तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। उनका बच्चा एक यहाँ बड़े स्कूल में पढ़ता है, वो गरीब घर की है। हम जानते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनके बच्चों को भी सुनिश्चित किया जाता है कि वो शहर के कुछ बड़े स्कूलों में पढ़े, लेकिन न केवल शहरी स्कूलों में बल्कि ग्रामीण स्तर के स्कूलों में गुणवत्ता सुधारा जाए। ये बहुत फोकस रहा है मोदी सरकार का। अब तमाम इन योजनाओं के जरिए जो हमने अभियान देखे, जिसमें मिड डे मील योजना है, जिसमें बच्चों को हम देखते हैं कि भोजन दिया जाता है या फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे स्कूल आए, उस दिशा में जो काम हुए हैं तो उसका एक असर दिख रहा है, एक बदलाव दिख रहा है, सुखद बदलाव दिख रहा है। वो हमें आज आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं, न केवल इन तस्वीरों में दिखता है बल्कि दूर दराज के स्कूलों में भी दिखता है। वो स्कूल में एक कायाकल्प दिखता है, स्कूल की बिल्डिंग बदली हुई नजर आती है, अच्छे कलर में रंगी हुई नजर आती है, स्कूल में शिक्षकों की मौजूदगी नजर आती है। तो ये एक अपने आप में बदलाव दिखता है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये जो बदलाव है ये पिछले 9 सालों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इस बदलाव की जो रफ्तार है वो भी बदली है, जो विकास है वो किस तीव्रता के साथ हो रहा है। और यही एक पहचान है इस नए भारत की, ये नया भारत जो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और अग्रसर हो रहा है विकसित भारत की तरफ। और इसी के तहत जो संकल्प लिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए, उसी के तहत अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी और कैसे, क्योंकि जब जो बच्चे हैं शैलेंद्र, जैसे आप जानकारी दे रहे थे कि ना सिर्फ निपुण भारत योजना बल्कि हर एक बच्चा जो है उसको कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं, फिर चाहे वो ग्रामीण तबके से आता हो, शहरी तबके में हो, या वो तमाम जो निजी स्कूल हैं वहाँ अगर वो नहीं जा पाते थे गरीब बच्चे, तो कैसे उनका जो दाखिला है वहाँ उनको होने की जो प्रक्रिया है उसको और सरल किया गया। यानी सबका साथ जो सबका विकास, ये और सार्थक होता नजर आ रहा है शैलेंद्र। निश्चित तौर पर आप देखें कि जब हम विकास की बात करते हैं तब उसमें हर वर्ग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और वो कहते हैं कि गरीब की चिंता की जानी चाहिए, महिलाओं की चिंता की जानी चाहिए, युवाओं की चिंता की जानी चाहिए। तो ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब उन पर आधारित, उन पर केंद्रित योजनाएं बनाई जाए और न सिर्फ योजनाएं बनाई जाए बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और उसको मॉनिटरिंग की जाए। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं में देखते हैं, हम जानते हैं कि 5 साल खाद्यान्न योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिस तरह से हमने देखा बीते 9 वर्षों में पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें एक व्यापक सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ। और आज किसी भी राज्य में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में अनाज का हकदार है। उस सुधार के बाद हम देख रहे हैं कि सफलतम योजना दुनिया के इतिहास में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने समय तक मुफ्त राशन देने की जो योजना कोविड काल के बाद चलाई गई वो आगे बढ़ी और दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे सुनिश्चित किया कि गरीबों की चिंता की गई, कोई कोविड काल में भूखा न सोए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने की। हमें पहली बार नजर आता है, आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जी, विश्व पटल पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो नजर आती हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि फिर चाहे मुफ्त राशन की हम बात करें या आयुष्मान भारत की भी बात की जाए, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एक बीमा योजना बनकर उभरी है। तो कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ ये नया भारत बल्कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं वो विश्व पटल पर उभर रही हैं। कि देखिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को
इतने समय तक भोजन देना, मुफ्त राशन देना और उस योजनाओं को अगले 5 साल तक आगे बढ़ाने का ऐलान हम जानते हैं कि पहले ही हो चुका है, कि तब संभव हो सकता है जब देश के किसानों का साथ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अन्न उत्पादन बढ़ाने में तमाम तकनीक पर जो एक समर्थन मिला, हम अब देखते हैं कि देश के किसान और उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज हम देख रहे हैं कि नैनो यूरिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, सॉइल जो की टेस्टिंग पर आगे बढ़ा गया है और कैसे कृषि के समग्र विकास की तरफ ध्यान देकर किसानों की उन्नति हो, ये सुनिश्चित किया गया है। तभी हम इतना आत्मविश्वास पाते हैं कि हम दुनिया की इतनी बड़ी योजना, अन्य योजना सफलतापूर्वक चला रहे हैं और उसे आगे 5 साल बढ़ाने की बात ऐलान कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ये एक योजनाबद्ध, एक तरह से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के साथ कैसे उस योजना को आगे बढ़ाया सकता है, उसका एक नतीजा है। और सिर्फ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात नहीं, हम जानते हैं कि दुनिया के तमाम अधिकांश देशों की तो आबादी नहीं है जिसमें हमने आयुष्मान भारत में लोगों को लाभार्थी बनाया है। हम देखें कि पीएम आवास योजना में आज करोड़ों लोगों को उनका घर मिला है और वो घर की चाबी उस घर की महिला को मिली है। यानी महिला सशक्तिकरण पर जो काम हो रहा है, न केवल उनको आवास योजना के जरिए बल्कि लखपति दीदी बनाने का काम हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह की लाखों महिलाएं, उनका उत्पाद आप बड़े सिर्फ उनको इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया गया कि वो अपना उत्पाद बनाए, बल्कि ये सुनिश्चित किया गया है कि उनका उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचे, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सुनिश्चित किया गया है। हम इस वक्त जब बनारस में, बनारस के पास ही सब्जी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, वो ये सुनिश्चित किया गया है कि बनारस के किसानों की सब्जी देश के अलग अलग जगह पर पहुंचे। कैसे रेलवे के नेटवर्क का फायदा उठाया जा सकता है। और हम रेलवे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री रेलवे नेटवर्क के कायाकल्प को जो सुनिश्चित किया जा रहा है, वो हम देख रहे हैं कि आज कितनी नई रेलवे लाइन बिछी है, विद्युतीकरण हुआ है, दोहरीकरण हुआ है और हम देख रहे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी माल जो गलियारा है उस पर कितना तेजी से आगे बढ़ा गया है। तो बड़े विकास परियोजनाओं पर किस तरह से आगे बढ़ा सकता है और उसका फायदा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा हो, ये सुनिश्चित किया सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का मॉडल यह है कि समग्र विकास के साथ आगे बढ़े। और यहाँ पर यह नहीं भूलना होगा कि जब विकास की बात होती है तो सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं होती, हमारा सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित हो, हमारा जो गौरवशाली भारत है उसमें हम अपने शहीदों के योगदान को जान पाए, हम अपने संस्कृति के बारे में, महान संस्कृति के बारे में अपने युवा पीढ़ी को बता पाए, हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की संस्कृतियों के बारे में एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा बता पाए, उस तरफ भी प्रयास हुए हैं। काशी तमिल संगमम उसका एक शानदार उदाहरण है, इसका दूसरा संस्करण शुरू होने जा रहा है। तो ये दिखाता है कि हम आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबों के कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 5वीं। जब 2014 से पहले हमें उस तरह से एक चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था के तौर पे देखा जाता था और आज हम सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जल्दी ही टॉप 3 में शामिल होंगे। तो ये एक आत्मविश्वास है, एक भरोसा है युवाओं का कि देश आगे बढ़ रहा है, उनके सपने साकार होंगे और उनके जो सपने हैं वो पूरे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो हम तमाम उन योजनाओं में देखते हैं, हम किसी ग्रामीण इलाके की महिला के सपनों को भी पूरा होता हुआ देखते हैं, तो किसी IIT ग्रेजुएट के भी सपने पूरा होते हुए देख रहे हैं, या किसी ITI के जो छात्र हैं उनके सपने पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो ये एक समग्र भारत है जहां सभी की चिंता है, युवाओं की चिंता है, महिलाओं की चिंता है और गरीबों की विशेष तौर पर चिंता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर विकास का लाभ किसी को मिलना चाहिए सबसे ज्यादा तो वो गरीबों को मिलना चाहिए, उनको सबसे ज्यादा उनका ध्यान दिया जाना चाहिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की जो योजनाएं हैं वो गरीबों को लक्षित है। आप देखिए, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, मुफ्त राशन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना हो, या फिर तमाम वो योजनाएं जो विकास के फायदे को देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वो सुनिश्चित कर रहे हैं। और यही भारत है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। यही वो भारत है जिसकी बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यानी सबके भरोसे के साथ आगे बढ़ना है, सबके सपने को पूरा करते हुए विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है। तो वो हम तस्वीरों में देखते हैं, वो हम जब प्रधानमंत्री किसी लाभार्थी के साथ संवाद करते हैं, किसी बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, किसी महिला के साथ संवाद करते हैं, वो
वो उत्साह भरी तस्वीरें, बिल्कुल वो उमंग भरी वो उसी की बानगी फिलहाल शैलेंद्र हमें नजर आती हुई इन तस्वीरों में भी, जहां प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और जो स्मार्ट सिटी वाराणसी की जब बात कही जाती है, कैसे इसको स्मार्ट बनाया जा रहा है, उस बारे में भी जानकारी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे जो वाराणसी है ना सिर्फ अलौकिक आध्यात्मिक बल्कि आधुनिक नगरी के तौर पर एक स्मार्ट सिटी जो है वो अब उसका स्वरूप जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ले रहे हैं और हमारे दोनों संवाददाता जो हैं वो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। हरकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए, अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो हमने देखे हैं जो इसके तहत हुए हैं, और कैसे अलौकिक आध्यात्मिक और जब आधुनिक हम बात कर रहे हैं, कैसे इन तीनों का समावेश जो है वो और एक बदलाव वाराणसी में नजर आता है। देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी जो है घाटों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा उदाहरण काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण जो प्रधानमंत्री ने किया, और विगत 2 सालों में 16 करोड़ दर्शनार्थी आए बाबा के दर्शन करने के लिए। अब इसका जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि शैलेंद्र भी कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जो सबका विश्वास भी है तो सबका विकास भी है। ये देखिए काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण है ये दिखाई दे रहा है। काशी के जो लोग हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि प्रत्येक दिन भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, और जब देव दीपावली या इस तरह के जो दिन होते हैं या महीने होते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है काशी के बारे में कि 7 वार 9 त्योहार, यानी वार तो 7 हैं लेकिन त्योहार 9 पड़ते हैं। तो ये जो आपकी विकास की बात हम कर रहे हैं, जो संस्कृति को, विरासत को संजोने की बात शैलेंद्र भी कर रहे थे, देखिए हमारी संस्कृति से ही हमारी विकास की जो धारा है वो निकलती है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पहली बार आए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और जब हम विकास की गंगा की बात करते हैं, वो गंगा ही हैं जिनको आप विकास से जोड़ सकते हैं, वो गंगा ही हैं उनको आप विरासत से जोड़ सकते हैं, वो गंगा ही हैं आप उनको संस्कृति से जोड़ सकते हैं। तो ये जो गंगा हैं वो ही गंगा निर्मल हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं, जो अभी जो प्रधानमंत्री का प्रयास चल रहा है। और वो गंगा क्रूज चलता है, उसमें जल यातायात की भी साधन बनी है। जैसा कि शैलेंद्र अभी बता रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि उद्योग मंत्रालय का एक संस्थान है एपीडा, वो यहाँ पर इतना कार्य कर रहा है कि जो किसानों के उत्पाद हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो विदेशों में यहाँ से जा रही हैं। और एक और जो किसान बार बार हम लोगों से जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि बाकी जगहों से 60% सस्ता उनको पड़ता है जो वो माल भेजते हैं। जो बाकी एयरपोर्ट है उनसे 60% सस्ता है बनारस। तो जो प्रधानमंत्री की सोच है किसानों की आय दोगुनी करने की, किसानों की आय बढ़ाने की, उसके लिए पीड़ा यहाँ काम कर रहा है। ईरी एक संस्था है, वो राइस रिसर्च सेंटर, वो किस तरह के धान पैदा करें किसान जिससे कि उनकी आय में बढ़ोतरी हो। हमारे सेहत का ख्याल रखते हुए ईरी इस तरह के शोध करता है कि वो चावल जो उत्पादन हो वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों के उत्पादन। और एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक और योजना है ओडीओपी करके, वो भी किसानों के उत्पादों को, हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं जो कुटीर उद्योग कह सकते हैं, उनको भी, और खास तौर से वाराणसी में तो जीआई टैग इतने उत्पादों को मिल चुका है और अपनी एक पहचान है। क्योंकि जगहें जो होती हैं वो अपनी, जिस तरह से तमिल संगमों का हम जब जिक्र करते हैं तो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, नमो घाट पे स्टॉल लगाए, और इस बार ख्याल रखा गया है कि काशी के जो, बिल्कुल हरकेश, फिलहाल इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें ये इस अब से कुछ देर पहले जब हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर। मैं मुकुल आपको ये बता रहा था कि काशी के आसपास के जो, और विकसित भारत का जो संकल्प है वो लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, शपथ लेते हुए तमाम जो लोग हैं वो वहां मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुकुल ये जो लोग हैं जो शपथ ले रहे हैं ये लाभार्थी हैं, और इनको जो योजनाएं हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो ये गाड़ी चली है, जो मोदी की गारंटी की गाड़ी है, मोदी सरकार की गारंटी की जो गाड़ी है, वो इन लोगों को, देखिए ये जो भारत की संकल्प यात्रा जो चल रही है विकसित भारत की, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों को नहीं मिली है
किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको आकर वहीं पर उसको जो भी विभाग हैं, जो उन योजना से संबंधित अधिकारी वो वहां पे बैठ रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है, फिर किस चीज की कमी की वजह से उनको नहीं मिला है वो बताया जा रहा है। वो आवेदन करते हैं और वहीं उनको उस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो जो प्रयास है मोदी सरकार का वो कि कोई भी वंचित न रह जाए, वो इस गाड़ी के चलने से ये गाड़ी चलकर उन जो लाभार्थी हैं जिनको जरूरत है उनके पास पहुंच रही है। जी बिल्कुल, हर कोई जो है इन योजनाओं का लाभ ले रहा है। और जैसा आपने कहा कि जो गारंटी की गाड़ी है, मोदी की गारंटी की जो गाड़ी है, लोग इसको अब इस नाम से ही जानते हैं, वो जन जन तक पहुंच रही है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे जो विकास की मुख्यधारा है उससे जोड़कर जब हम देखते हैं इन तमाम सभी कार्यक्रमों को, आज का जो कार्यक्रम है और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जो लोग हैं वो हम देखते हैं कैसे विकसित भारत के लिए शपथ ले रहे हैं। और यहाँ हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लाभार्थी थे वो मौजूद थे। और ऑनलाइन भी हम देखते हैं कैसे जो लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है विकसित भारत के लिए शपथ लेने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब न केवल एक योजना बल्कि हम तमाम योजनाओं, दर्जनों योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू होते हुआ देखते हैं, लोगों की जन भागीदारी को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, जब हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देश जहां तमाम कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वही भारत अपनी चुनौतियों से पार पाने में सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के देशों की मदद भी कर रहा है। तो वो आत्मविश्वास आता है, वो एक आत्मविश्वास युवा में आता है, महिला में आता है, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतनी योजनाओं पर आगे बढ़ा जा रहा है, इस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। जब सीधे खाते में पैसा आता है किसी लाभार्थी के, किसी जरूरतमंद के, तब उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है कि हमारे देश में एक पारदर्शी सरकार है जो ये सुनिश्चित कर रही है कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो सीधे 1 रुपया उसके खाते में आ रहा है लाभार्थी के तौर पर। तब उस आत्मविश्वास को एक बल मिलता है कि वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। और जब उसमें सबके प्रयास की भागीदारी साथ में सम्मिलित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आह्वान किया कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उसमें युवाओं की और महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और हम देख रहे हैं कि आज आत्मविश्वास से लबरेज भारत उस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह के जो कार्यक्रम है, इस तरह के जो संवाद है, वो उसको और आगे ले जाते हैं। जब लाभार्थियों से बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि एक शपथ लिया जाता है विकसित भारत बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर इसके साथ ही शैलेंद्र, जैसा कि आपने कहा, जो विकास की जब हम बात करते हैं, जो काशी तमिल संगम है, इसके जरिए आज बताया जा रहा है कन्याकुमारी बनारस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस का भी जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो हर तरीके से, फिर चाहे हम जल मार्ग की बात करें, रेल मार्ग की बात की जाए, वायु मार्ग की बात की जाए, सड़क मार्ग की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हर जगह जो विकास है वो अब नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ये अक्सर कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए जरूरी है कि वहां पर कनेक्टिविटी सबसे बेहतर की जाए। और जितनी कनेक्टिविटी जितने तरह की संभव हो सकती है, वो एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, उसको बेहतर किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं 2014 से पहले के मुकाबले अब आप देखें देश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी गुना बढ़ी है। आज उत्तर पूर्व के तमाम इलाके हवाई अड्डों से जुड़े हैं, तमाम इलाके जहां पर रेल संपर्क नहीं था, रेल संपर्क से जुड़े हैं। दूसरी बात यह है कि आधुनिक ट्रेनें चलें, लोगों की आवाजाही में कम समय लगे, ये भी सुनिश्चित किया गया। वंदे भारत हो, इसके साथ ही साथ तमाम ऐसी ट्रेनों की जो रफ्तार है वो बढ़ाई गई है, जिससे कि आवाजाही में कम से कम समय लगे। तो वो हम होता हुआ देख रहे हैं। काशी तमिल संगम में आज हम देखते हैं कि तमिलनाडु से चलती हुई एक ट्रेन सुबह आज ही बनारस पहुंची है। आज एक ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो आवाजाही हो, उसके तमाम माध्यम हो, उन माध्यमों को और बेहतर किया जाए, उस तरफ देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सड़क मार्ग आप देखें कि आप देखें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें कितना विकास हुआ है, कितनी तेजी से राजमार्गों की संख्या बढ़ी है, कितनी तेजी से उनका चौड़ीकरण हुआ है, उनकी लंबाई बढ़ी है, वो हम तो काम होता हुआ देख ही रहे। इसके साथ ही साथ हवाई अड्डे के विकास पर भी बहुत बीते वर्षों में काम हुआ है। बिल्कुल, तो हर एक जगह जो विकास है वो देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, जो काशी तमिल संगम 2023 का दूसरा संस्करण, जिसके तहत आपको बता दें जो ना सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का आदान प्रदान, बल्कि कैसे
जो काशी नगरी है और साथ ही तमिलनाडु की भी अगर बात की जाए, एक समानता दोनों के बीच नज़र आती है। ना सिर्फ जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान जो है वो छात्र करेंगे यहाँ पर, बल्कि उससे पहले जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत अलग अलग कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे, अलग अलग स्टॉल्स जो लगाए गए थे, योजनाओं को दर्शाते हुए उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कैसे जो बदलाव है वो हम ला सकते हैं, इसका एक जीवंत उदाहरण आज हम सबके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज यहाँ आपसे कुछ देर बाद वो काशी तमिल संगम 2023 जो है उसका उद्घाटन भी करेंगे। नमो घाट पर ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में हमारे संवाददाता जो हैं लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से बड़ा बदलाव जो है वो नज़र आ रहा है। ना सिर्फ, और ये जो बदलाव है, जो विकास है, सिर्फ काशी में नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ज़रिए 2.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जो इस योजना यानी जो पूरी यात्रा चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा से जुड़े हैं, जिनको लाभ मिल रहा है। लाभार्थी हैं जो अभी तक वंचित थे, जिनको लाभ नहीं मिल पाता था, बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगातार जानकारी है जो इन योजनाओं के बारे में मिली है, पहले जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो अलग अलग माध्यम जो हैं वो फिलहाल अब हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जानकारी जो है वो मिल रही है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी वाराणसी, जिसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरकेश, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे और जिस तरीके से अब जो दूसरा कार्यक्रम रहेगा, जो खासतौर से काशी तमिल संगम 2023 की अगर बात की जाए, और क्या कुछ इस कार्यक्रम में आज रहेगा? देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम है ये नमो घाट पर आयोजित किया गया है जी। और इसकी जो नमो घाट का जो आप कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति है, वो चूंकि जो मार्ग है वाराणसी से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जाता है, वो उस वहां पर जो पुल है उसके पास है। राजघाट जो प्रसिद्ध रहा है, काफी प्रसिद्ध है वो राजघाट। तो ये जो नमो घाट बनाया गया है, जो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस तरह का बनाया गया है, ओपन एयर थिएटर है। और जब अभी देव दीपावली में विदेशी प्रतिनिधि आए थे अपने परिवारों के साथ देव दीपावली देखने के लिए, तो यहाँ पर जो चाहे आपका तमिलनाडु का नृत्य हो या फिर उड़ीसा का नृत्य हो, क्योंकि संगम काशी अपने आप में एक संगम है, कला का, संस्कृति का, शिक्षा का, तो यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया गया नमो घाट पर। तो इस दृष्टि से जब ये आयोजन स्थल बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो जो छात्र और युवा आए हुए हैं तमिलनाडु से, उनके समक्ष जो है इस तरह का भी प्रदर्शन होना है कला का और उसका। और ये लगातार 17 तारीख तक शाम के प्रत्येक सायंकाल में इस तरह के प्रदर्शन होंगे। इसके बाद जो क्रूज है, जो प्रधानमंत्री ने ही एक दिशा दी, जल यातायात की जो जिक्र हम आप सैलन से कर रहे थे या मुझसे कर रहे थे, वायु मार्ग की बात जो कर रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण हो रहा है, तेजी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं। और इसी महीने के आखिर तक यहीं पास में ही आजमगढ़ है, जैसा कि सैलन भी जिक्र कर रहे थे कि इतने एयरपोर्ट बड़े हैं, तो एयरपोर्ट जो है वो चालू हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी। आजमगढ़ एयरपोर्ट की है, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है इसी दिसंबर महीने में ही शुरू हो जाने हैं। और जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पे दौरा भी किया। और तो ये देखिए जो जमीनी हकीकत है वो दिखाई दे रही है कि एयरपोर्टों की संख्या बढ़ रही है, क्रियाशील हो रहे हैं वो एयरपोर्ट। और जैसा कि आप काशी तमिल संगमम की बात कर रहे थे कि जो आयोजन है, देखिए प्रधानमंत्री उद्घाटित करेंगे जो दूसरा संस्करण आप कह सकते हैं काशी तमिल संगमम का। और इसमें एक जो सबसे बड़ी ऊर्जा मैं देखता हूं पिछले जो काशी तमिल संगमम का हम लोगों को अनुभव हुआ कि जो काशी के जो स्कूल हैं हायर स्टडीज के, चाहे वो BHU हो चाहे विद्यापीठ हो, और सबसे अच्छी बात यह है मुकुल की यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ है। तो यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटियां हैं और एक तिब्बतियन हायर एजुकेशन की, उसको भी यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो सारनाथ में स्थित है। तो जो काशी तमिल संगमम जब चल रहा था, तो जो इस यूनिवर्सिटीज के कुछ डिग्री कॉलेजेस भी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व थे, फुल्ली वॉलंटियर का काम कर रहे थे। और उनको सीखने को मिल रहा था कि तमिलनाडु के लोगों से इंटरेक्शन हो रहा था, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो
जब वो घाट पे जाते थे वहां पे भी बच्चे मिल जाते थे। बिल्कुल, सबसे संवाद प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही शैलेंद्र हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां जो महिला लाभार्थी थी उनसे भी शायद बातचीत उन्होंने की है। निश्चित तौर पर जितने स्टॉल यहाँ पर लगे, प्रधानमंत्री एक एक करके सभी स्टॉल पर गए, वहाँ जो लाभार्थी बैठे थे या आवेदनकर्ता बैठे थे उनसे बातचीत की। यही प्रधानमंत्री की एक शैली रही है कि वो जब भी मौका मिलता है सीधे संवाद करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, योजनाओं के बारे में फीडबैक लेते हैं। और चूंकि काशी के वो सांसद हैं, तो ऐसे में एक सांसद के तौर पर जब वो अपने जनता से मिलते हैं, लाभार्थियों से मिलते हैं, तब वो एक तरह से कहें कि एक उनकी एक संवाद शैली है और वो एक चेहरे से प्रसन्नता दिखाई देती है लाभार्थियों के कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला, अपने सांसद से मिलने का मौका मिला। और हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तब इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं जहां लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम हो या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ का संवाद कार्यक्रम हो या काशी के प्रबुद्धजनों के साथ संवाद कार्यक्रम हो। सीधे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं से ज्यादा फीडबैक सीधे तौर पर लिया जा सके, संवाद किया जा सके। ये प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है और यही वजह है कि वो अपने संसदीय न केवल अपने संसदीय क्षेत्र बल्कि दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखते भी हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर लाभार्थी हो या फिर युवा हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके जब संवाद का जिन युवाओं को या इन छात्रों को मौका मिलता है उसको साझा करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, कैसे प्रधानमंत्री ने पूछा कि वो क्या करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तब उससे पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। तो इस तरह के जो स्मृतियां होती हैं वो पूरे जीवन की एक स्मृति होती है उस छात्र के लिए, उस बच्चे के लिए। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री ने उनसे ये पूछा था। तो आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं कई लाभार्थियों ने उनसे बातचीत की, कुछ बच्चों ने उनसे बातचीत की और बच्चों के चेहरे पर मैं उत्साह देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो अलग अलग लाभार्थी जो हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ बातचीत भी की और फिलहाल इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे। और साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसमें भी उन्होंने बातचीत की थी लाभार्थियों से। और यहाँ भी काफ़ी उत्साहित ना सिर्फ जो लाभार्थी यहाँ मौजूद हैं बल्कि प्रधानमंत्री ने जब उनसे संवाद किया तो और भी ज़्यादा उत्साहित ये तमाम लाभार्थी यहाँ नज़र आए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद रहीं। हरकेश, आपसे भी और जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे जो काशी का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका और इसी बीच अगर देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस योजनाओं के ज़रिए जुड़े हैं, लाभ इन्होंने लिया है, जानकारी ली है। और ऐसे में एक और ये महत्वपूर्ण पहल है कि कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था, विकास यात्रा कह लीजिए या विकास की गंगा कह लीजिए, मुकुल दोनों ही चलायमान है। और ये जो मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी जो चल रही है यह भी चलायमान है। तो जब यह ऐसी गाड़ी है जो सूचनाएं जो है वो वितरित कर रही है लोगों को जी। और जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो जाना है कि सूचनाएं हमें समृद्धशाली बनाती हैं, ये हमने पढ़ा है। और इसी को अगर आप इसमें समाहित कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सूचना लोगों को जागरूक बना रही है और समृद्धिशाली इस तौर पे बना रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ ले सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं। तो ये एक तरह से जो प्रधानमंत्री खुद भी, जैसा कि अभी शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे, कि इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चूंकि इतनी व्यस्तता होती है तो हर जगह जाना संभव नहीं है, एक साथ पूरे देश के कई जिलों को, कई गांवों को कनेक्ट करके एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होते हैं। ये तकनीकी का प्रयोग जब प्रधानमंत्री खुद करते हैं लोगों से फीडबैक लेने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए, तो वही तकनीकी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता को, अपनी जो काशी की जनता है या देश की जो जनता है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में निकली है, तो ये तकनीक ही है जिसका लाभ अब आम जनता को मिल रहा है जी। इस तकनीक के माध्यम से, क्योंकि जो विभाग हैं, जो योजनाएं चलाते हैं, वो भी उन जगहों पे अपना स्टॉल लगाते हैं और लोग
जब वो गाड़ी चलती है ना तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है। जब वो गाड़ी खड़ी होती है तो लोग गांव में आप देखेंगे, जो शहर में भी खड़ी होती है तो लोग देखते हैं कि वो क्या क्या चल रहा है, उसमें वीडियो चलता है, उसमें ऑडियो से जानकारी दी जाती है। तो ये जो गति है इस गाड़ी की, यही गति सूचना की क्रांति आप कह सकते हैं उन योजनाओं के बारे में जो भारत को विकसित करेगा और ये संकल्प की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। वो इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बढ़ रही है। लोग भी चूंकि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। और जब सबका विश्वास किसी अपने नेतृत्व पर होता है तो इसी तरह से देश तरक्की करता है। विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, जिसमें युवाओं का रोल होगा, जिसमें महिलाओं का रोल होगा, और प्रधानमंत्री चूंकि डायरेक्ट संवाद करते हैं, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे कि बच्चे जो है वो उनसे प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे। अब ये बच्चे जो हैं ये जीवन में कभी भूल नहीं सकते कि उन्होंने प्रधानमंत्री का साक्षात्कार किया, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। तो यही जो ऊर्जा है, जो ये ऊर्जा दे जाते हैं प्रधानमंत्री बच्चों को, युवाओं को, ये ऊर्जा ही हमारे देश को जो विकसित बनाना है, जो उनका नारा है कि 2047 तक देश को विकसित करना है, वो यही ऊर्जा है। ये जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, 2047 तक का आप सोचिए अगर, तो जिन बच्चों से आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, बिल्कुल, तो ये जैसा आपने कहा केश, एक नई ऊर्जा जो है वो फिलहाल नजर आती है। और शैलेंद्र, आप भी इस बात से सहमत होंगे, प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं एक नई ऊर्जा का संचार वहां होता हुआ नजर आता है। और वही एक नई ऊर्जा जिसका जिक्र अभी हरकेश यहाँ कर रहे थे, वो आज वाराणसी में हमें नजर आ रही है। किस तरीके का उत्साह है जो वहाँ लोगों में नजर आ रहा है, जो लाभार्थियां हैं उनमें नजर आ रहा है। और एक उत्साह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है और जो लोगों से वो जुड़ते हैं, क्योंकि उनका कहना यही है, मैं कोई मौका गंवाना नहीं चाहता लोगों के साथ जुड़ने का, उनसे बातचीत करने का। निश्चित तौर पर जब कोई लाभार्थी अपनी बात रख रहा होता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गौर से सुनते हैं। और हमने देखा कि तमाम लोग अपने बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उन्हें योजनाओं का फायदा मिला, या फिर उन जो एक फीडबैक है या जो उनको चुनौतियां आई उनके जीवन में आगे बढ़ने को लेकर, जब उसका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ध्यान से सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि न केवल वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप देखें कि जब आप तस्वीरों में देखते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से कि सरकार से जुड़े हुए और राजनीतिक और सामाजिक कामों से जुड़े हुए देश के सभी लोग ये विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समय दे रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ के सांसद के नाते मेरा भी दायित्व बनता था कि मुझे भी उस कार्यक्रम में समय देना चाहिए। तो मैं एक सांसद के रूप में, आपके सेवक के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि जी देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए। और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि भाई वहां कोई रह गया है, उस गांव में वो रह गया है। तो हमने तय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है। उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा तो कह रहे थे साहब इतना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वे 50 लोगों को मिलना था मिल गया, 100 लोगों को मिलना था मिल गया, 1000 गांव में जाना था चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है, उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं, लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। और इसलिए मैंने देखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है, वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। अच्छा भाई, ये योजना बनी, मैंने तो फाइल बनाई थी, लेकिन क्या एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया, मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई, तब उसको लगता है अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है। एक सरकारी मुलाजिम को जब ये सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोष मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत समझते हैं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से हो क्या रहा है। जो बाबू लोग इस काम से जुड़े हैं, जब सुनते हैं, जब मैं भी यहां बैठा हूं सुनता हूं कि मोदी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया था, अचानक मुझे खबर आई 2 लाख रुपए मिल गया। कोई बहन कहती है कि बचपन से ही हम तो धुएं में जिंदगी गुजारते थे,
गैस आ गया, जिंदगी बदल गई। उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने, उसने कहा गरीब और अमीर का भेद मिट गया। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। झोपड़ी में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, कच्चे घर में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई है। अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है, बैंक से चेक गया इसलिए पता नहीं चलता है। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। अब मैं देख रहा था हमारे गुप्ता जी बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? उनका मन इतना उत्साह से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला, सामने से कि 10,000 रुपया बैंक से मिल जाए। साहूकार से भी पैसा लेने में दम उखड़ जाता है, ये बैंक सामने से पैसा दे तब उसका विश्वास बढ़ जाता है, ये मेरा देश है, ये बैंक मेरी है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है, ये अस्पताल मेरी है, ये अफसर, ये ऑफिस सब मेरा है, ये देश मेरा है। ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है। और इसीलिए ये जो प्रयास है ना, वो बीज बो रहा है। बीज इस बात का बो रहा है कि भाई हमारे माँ बाप को मुसीबतें झेलनी पड़ी, हमें भी जिंदगी में मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है। हम जो मुसीबतों से गुजरे, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी मुसीबत से गुजरे। खुद पढ़ नहीं पाए, अशिक्षित रहे, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अशिक्षित रहे। और जब ये योजनाओं की सारी जानकारियां उसको मिलती हैं तो उसको लगता है कि यही समय है, यही समय है हम भी कुछ करें। और जब 140 करोड़ लोगों के मन में लगता है ना ये समय है, तो देश आगे बढ़ के रहेगा। देश को आजादी कैसे मिली? सारे देश में एक वातावरण बन गया था। कोई चरखा चलाता था, कोई पूछता था क्यों चला रहे हो चरखा, तो बोले आजादी के लिए। कोई पढ़ाई छोड़ करके भारत माता की जय करके निकल पड़ता था, पुलिस के डंडे खाता था। लोग पूछते थे क्यों मर रहे हो, बोले देश की आजादी के लिए। कोई बुजुर्ग की सेवा करता था, कोई पूछता था अरे क्या कर रहे हो भाई, नहीं बोले आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई खादी पहनता था, क्यों कर रहे हो, आजादी के लिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहने लगा कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। उपवास करता हूं तो भी आजादी के लिए, मेहनत करता हूं तो भी आजादी के लिए, बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी आजादी के लिए, सफाई का काम करता हूं तो भी आजादी के लिए, तकलीफ चलाता हूं तो भी आजादी के लिए। आजादी का ऐसा बुखार चढ़ गया, हर मन में विश्वास पैदा हो गया, अंग्रेजों को भागना पड़ा। देश उठ खड़ा हुआ। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें
आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये वटवृक्ष की छाया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है। और इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए हर नागरिक का मिजाज बनना चाहिए, मन बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए। और अगर मन बन जाता है तो मंजिल दूर नहीं होती है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये एक प्रकार से देश का काम है, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। और मैं मानता हूं जो इस काम को करता है ना, वो बहुत पवित्र काम करता है। वो दूर से देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, उसको समझना चाहिए कि मेरी गाड़ी छूट रही है, मैं मौका छोड़ रहा हूं। मैं भले देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा बड़ा उमंग है आज आपके बीच आने का। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का मैं हिस्सा बना। मैं भी संतोष करूंगा कि हाँ भाई, ये काम मैंने भी किया। आप में से हर किसी को करना चाहिए। अगले गांव में जहां भी यात्रा जाने वाली हो, शहर में जिस वार्ड में जाने वाली हो, भव्य स्वागत होना चाहिए। सबके सब लोग आने चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। और जिसको योजना का लाभ मिला है उसने आत्मविश्वास के साथ इसको बताना चाहिए। अच्छी बात बताने से भी अच्छाई का वातावरण पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि विकसित भारत यात्रा ये बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है, और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलने का मुझे मौका मिला, आपसे भी सुनने का मौका मिला। लेकिन हम सब प्रयास करें, इस यात्रा को और सफल करें, देशवासियों के मन में भाव पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें। और हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं, तकलीफ से गुजारा करते हैं, तो कई काम नहीं कर पाते। इच्छा हो तो भी नहीं कर पाते। मन करता है कि चलो बच्चों के ये अच्छा शर्ट ला करके दे दूं, नहीं ला सकते। क्यों? पैसे कम है। जैसे घर में होता है ना, वैसे देश में होता है। देश के पास भी पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो हर नागरिक की इच्छा पूरी करेगा। आज 4 करोड़ गरीबों को घर मिल गया, जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गारंटी देता है। जिनको आयुष्मान कार्ड मिल गया उसकी मुफ्त में दवाई हो गई। जिसको गैस की चूल्हे की जरूरत थी, सरकार सब्सिडी देकर के भी गैस का चूल्हा दे रही है। क्यों? सरकार के पास देने की ताकत आई। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। और इसलिए मैं मेरे काशी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। महादेव की हम सब पर कृपा बनी रहे और ये यात्रा हमारे काशी में तो बहुत सफल होनी चाहिए। ढीली ढाली नहीं। कार्यक्रम में ज्यादा से एक परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो
कि जो यात्रा में न गया हो, जाएं, घंटा 2 घंटा उस कार्यक्रम में हिस्सा बने। इसके लिए आप सब मदद कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कड़ी में